महाभारत के आदि पर्व में वर्णित कथा के अनुसार राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत थे। भरत चक्रवर्ती राजा कहलाते थे। चक्रवर्ती राजा यानी जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था, जिनके वैभव, विलास, शक्ति, सैन्य दल और नगर की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती थी। ऐसे राज राजेश्वर भरत एक दिन अपने महल के शीश भवन में मनोहर सिंहासन पर वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित होकर बैठे हुए थे। पूरा भवन आईने से ही भरा हुआ था। जहां देखे वहां खुद का ही प्रतिबिंब दिखाई देता। शीश भवन में बैठकर राजा खुद को आईने में देख रहे थे। उसी समय उनकी दृष्टि अपने बाएं हाथ की अंगुली पर पड़ी। अरे, यह उंगली इतनी साधारण सी क्यों दिख रही है? देखते ही ख्याल आया कि उस उंगली की अंगूठी गिर गई है। वे सोचने लगे कि अंगूठी के आधार पर उंगली की शोभा है या उंगली के आधार पर अंगूठी की शोभा है। ऐसा सोचते सोचते उन्होंने धीरे धीरे बाकी की सभी उंगलियों से भी अंगूठी उतार दी। फिर उन्होंने देखा तो बिना अंगूठी की उंगलियां बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थीं। यह देखकर भरत राजा सोचने लगे, अरे, यह कैसी विचित्रता है। ये अंगूठी सोने की धातु को पीटकर बनाई गई है और उससे मेरी उंगलियां सुंदर दिख रही थी। अंगूठी निकालने पर उंगली की सुंदरता कम हो गई। इन उंगलियों से हाथ की शोभा है और इस हाथ से शरीर की शोभा है। अब मैं इसमें शोभा किसकी समझूं? मेरे शरीर की या अंगूठियों की? उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और फिर वे लगातार सोचते ही रहे। जिस शरीर को मैं अपना मानता हूँ, उस शरीर की सुंदरता सिर्फ इन वस्त्र और आभूषणों की वजह से होती है। मेरे शरीर की तो कोई सुंदरता ही नहीं है। बात तो सही है, सुंदरता आए भी तो कहां से? यह शरीर तो खून, हड्डी और मांस का बना हुआ है। उसे मैं अपना मानता हूँ। कैसी भूल, कैसी विचित्रता। जहां पर यह शरीर ही मेरा नहीं है, वहां ये राज, वैभव कैसे मेरे हो सकते हैं? चक्रवर्ती पना भी तो मेरा नहीं हो सकता और इस शरीर की भी एक दिन मृत्यु हो जाने वाली है। तो फिर इसमें मेरापन क्या रखना? अरे, मैं तो भूल ही गया, जिस शरीर से मैं ये सब राज वैभव भोग रहा हूँ, वो चीज भी मेरी नहीं हो पाएगी। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? ऐसे सोचते सोचते राजा भरत का सब मोह चला गया और वैराग्य आ गया। एक बार राजा भरत अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में प्रजा पर लगने वाले कर पर चर्चा हो रही थी। उसी समय एक व्यक्ति दरबार में आया और राजा भरत से पूछने लगा, महाराज, आप इतने बड़े साम्राज्य का संचालन करते हुए भी जीवन में निर्लिप्त भाव से कैसे रह लेते हैं? तब राजा भरत ने उस व्यक्ति से कहा, तेल से भरा हुआ एक कटोरा लेकर तुम राज्य के सारे बाजारों में घूम आओ, लेकिन ध्यान रहे कि यदि कटोरे में से तेल की एक बूंद भी नीचे गिरा दी तो तुम फांसी के तख्ते पर लटका दिए जाओगे। राजा भरत के आदेश से भयभीत हुआ वह व्यक्ति आदेशानुसार संपूर्ण नगर में पूरी सावधानी के साथ घूमकर राजा भरत के पास लौटा। रास्ते में यद्यपि नृत्य, नाटक, संगीत आदि मनोरंजन के कई आयोजन चल रहे थे, किंतु वह व्यक्ति मृत्यु के भय से
किसी पर भी दृष्टि न डाल सका। राजा भरत ने पूछा, अगर तुम पूरे नगर में घूम आए हो तो बताओ, नगर में तुमने क्या देखा? तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि महाराज, मैंने कटोरे के अलावा कुछ भी नहीं देखा। तब राजा भरत ने फिर सवाल किया, तुमने नगर में हो रहे नाटक, संगीत आदि मंडलियों के अनेक सुंदर कार्यक्रम नहीं देखे? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, राजन, जिसके सामने मृत्यु नाच रही हो वह नाटक, नृत्य आदि के मनोरंजक कार्यक्रम कैसे देख सकता है? मृत्यु का भय कैसा होता है यह तो उससे भयभीत ही जानता है। सच यही है कि मैंने कुछ नहीं देखा। यह सुनकर राजा भरत ने कहा, मैं प्रत्येक क्षण जागरूक रहता हूँ। मृत्यु का मुझे हर क्षण ध्यान रहता है, इसीलिए साम्राज्य का सुख वैभव मुझे परेशान नहीं करता। मैं इसका आनंद लेते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होता। मैं निर्लिप्त रहता हूँ। उस व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था और उसकी शंका दूर हो चुकी थी। राजा भरत के 9 पुत्र थे और वो वृद्ध होने पर सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए चिंतित थे, क्योंकि परंपरा के अनुसार सिंहासन पर सबसे ज्येष्ठ पुत्र को बिठाया जाता है और यही उनकी चिंता का कारण था। राजा भरत ने अपने पुत्रों और मंत्रियों से इस विषय में मंत्रणा की, लेकिन उनको यह एहसास हुआ कि उनका कोई भी पुत्र राज करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तब राजा भरत ने सोचा कि अब कोई विकल्प न होते हुए ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन पर बिठाना उचित होगा। किंतु राजा भरत अपने अतीत को याद करने लगे कि किस तरह उनके माता पिता ने गर्व से उन्हें सिंहासन सौंपा था और उन्होंने अपने गुरुओं के उपदेशों को याद रखा था। राजा भरत अपने पिता की तरह एक महान योद्धा थे। वो सोचने लगे कि उन्होंने अपनी प्रजा का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा था और उनके पुत्र शायद उतना ख्याल नहीं रख पाएंगे और उनका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। तब राजा भरत के मन में एक विचार आया कि वो अपने पुत्र के स्थान पर किसी और को सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाएंगे। राजा भरत के विचार में एक युवा नौजवान का दृश्य आया जो बहुत शक्तिशाली और बहादुर था और उनके साम्राज्य को उनकी तरह संभाल सकता था। अब उनको परिवार से हटकर अपने साम्राज्य के लिए सोचना था। एक दिन उन्होंने दरबार में सभा बुलाई और घोषणा की, मैं राजा भरत, राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र, यहाँ पर भूमन्यु को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। राजा भरत का यह फैसला सुनकर दरबार के सभी लोग चौंक गए कि उन्होंने अपने पुत्रों के स्थान पर एक साधारण नौजवान को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। उस सभा में मौजूद सभी लोग भूमन्यु को उत्तराधिकारी बनाने के प्रश्न का उत्तर चाहते थे। तब राजा भरत ने भूमन्यु को दरबार में बुलाया और उसको सिंहासन पर बिठा दिया। राजा भरत ने कहा, तुम अकेले इंसान हो जिसे मैं इस सिंहासन के लिए योग्य मानता हूँ। मेरा ये सोचना है कि मैं अपने पुत्रों को इस सिंहासन पर बिठाकर सिंहासन के साथ अन्याय करूंगा। मैं इस नौजवान की बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुआ और अगर कोई इस सिंहासन का सही वारिस है तो वो भूमन्यु है। राजा भरत ने भूमन्यु का हाथ पकड़कर उसका अभिवादन किया।
राजा भरत की आशाओं के अनुसार भूमन्यु ने बहुत अच्छी तरह राज किया और प्रजा ने उसे बेहद पसंद किया। राजा भरत द्वारा स्थापित इसी प्रजातंत्र को संविधान का रूप देकर 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत में लागू किया गया। गणतंत्र की सबसे सार्थक परिभाषा उस समय मुखरित हुई जब शकुंतला भरत से पूछती है कि तुम कैसे पिता हो जो अपने पुत्रों का अधिकार दूसरे को दे रहे हो। तब भरत उत्तर देते हैं, मैं जन्म के 9 पुत्रों का पिता होने के साथ एक राजा भी हूँ। पूरा जन समुदाय ही मेरा परिवार है। योग्यता की अनदेखी कर उस पुत्र को राज्य देना जो केवल जन्म से मेरा है, यह तो प्रजा से अन्याय हुआ माते। इसी तरह भरत ने जन्म और कर्म के बीच एक विभाजन रेखा खींची। उन्होंने व्यवस्था दी कि जन्म से न तो कोई उच्च और न ही कोई हीन होता है। इससे हमारे देश में कर्म को प्रधानता मिली। राजा भरत ने केवल प्रजातंत्र की नींव ही नहीं डाली बल्कि इसके लिए व्यवस्था भी जुटाया। उन्होंने एक बार फिर उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण में सागर तक अपनी सीमाओं का विस्तार कर एक विशाल राष्ट्र की स्थापना की। अर्थात हिमालय से लेकर सागर तक भूभाग का नाम भारत और यहाँ रहने वाले भारतीय हैं। राजा भरत ने इस राष्ट्र के लोगों को भौगोलिक रूप से एकजुट और सुरक्षित किया। प्रजा पालन और धर्म पालन में उनका कोई सानी नहीं था। युग बदला और दुर्योग ने कुछ समय के बाद इस परंपरा पर विराम लगा दिया और भारतवर्ष में फिर से राजतंत्र व्यवस्था शुरू हुई। फिर इस देश ने एक ऐसा दौर भी देखा जब राज दरबार षड्यंत्र के अड्डे बन गए। मुगल काल में तो पुत्र ने पिता को कारावास में डाला, भाई ने भाई की हत्या की और इसके बाद आया अंग्रेजों का दमनकारी शासन और फिर शुरू हुआ भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने का हमारे क्रांतिकारियों की जंग की अद्भुत गाथा, जिसे हम सब आज भी याद करते हैं।